हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम बात करेंगे आज इकोलॉजी सेक्शन की, साथ में आर्ट एंड कल्चर भी इसी में इंक्लूड होगा इसी लेक्चर में। और ये मई 2016 का हमारा करंट अफेयर्स होगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से अपडेट आप पे पहुँच जाए जब भी लेक्चर अपलोड हो। तो शुरू करते हैं इकोलॉजी सेक्शन। इसमें पहला हमारा मुद्दा है, मसला है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल 2015 की। देखिए बात क्या होती है कि कोई भी हमारा जंगल है, ठीक है, ये जंगल कोई एरिया हमारा अलॉटेड है कि यहाँ पे फॉरेस्ट लगेगा, लेकिन जब इसको हम डाइवर्ट करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ओके, जब इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम डाइवर्ट करते हैं तो हमारा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना ही पड़ेगा जितना आप काटेंगे। और प्लस जो यहाँ पे फ्लोरा फौना है, पेड़ पौधे हैं, ओके, और पेड़ है, पौधे हैं, जो भी चीजें हैं उसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा जो आपकी प्रोजेक्ट की वजह से लॉस हो रहा है। जो पैसा ये पे होगा तो 90% पैसा हमारा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 10% जाएगा नेशनल फंड में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया कि भाई जो भी पैसा आया है उसमें 40,000 करोड़ रुपए अभी तक आ चुके हैं और इसका यूटिलाइज नहीं हुआ है। पहली बात तो ये, तो इन्होंने बोला कि हम बनाते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा इन्होंने सेटअप कर दिया, जो कि एडहॉक होगी, हमारी एडहॉक कमेटी होगी। और इशू क्या हुआ कि 2013 में जो हमारा काग की रिपोर्ट थी उसने ये बोला कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि लैंड जब उसके अंदर है तो उसको अफॉरेस्टेशन भी उन्हें करना पड़ेगा। तो मेन चीज ये है कि जो हमारे पास जो भी हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है स्टेट का, ठीक है, वो प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में अफॉरेस्टेशन करने में बहुत पीछे है। और उसके बाद मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो लैंड खरीदना पड़ेगा। आपने तो जो लैंड था जंगल के लिए वो आपने दे दिया कि टाटा भाई आप ले जाओ, यहाँ पे नैनो कार लगा लो, तो कहीं तो आपको जमीन चाहिए ना भाई। तो ये जो लैंड एक्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पहली चीज तो ये डिफिकल्टी आ रही है। और वही नहीं, जो हमारा लैंड, जो हमारा फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, इसकी क्वालिटी काफी डिग्रेड हो गई है, ठीक है। कहीं भी मान लो कि चंदन लगा दिया तो सांप नहीं लिपटे हैं। तो ये सारी दिक्कतें जब समझ गए होंगे कि मतलब कि देखिए फॉरेस्ट में और ट्री में बहुत अंतर होता है। ट्री क्या होता है, पेड़ लगाने का मतलब क्या होता है कि आप केवल एक पेड़ लगाते हैं, उसके साथ कुछ छोटी मोटी जो घास फूस पत्ते होते हैं ये स्पीसीज नहीं होती। लेकिन फॉरेस्ट में पेड़ के साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज होती है हमारे फॉरेस्ट में। तो ये जो स्पीसीज हमारी कम हो रही है जब अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये रीजन है हमारा कि फॉरेस्ट जो अफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जो ओरिजिनल फॉरेस्ट था उसके कंपेयर में इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ज्यादा घास फूस उग नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी, ठीक है। अब देखिए क्या हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम स्टेट गवर्नमेंट को एटमोस्ट केयर पे इसको काम करना चाहिए और हमें जो ग्लोबल में चाहिए 33% हमारे यहाँ जंगल होने ही चाहिए, उसको ये फुलफिल करना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को। इसके बाद देखिए एक साइक्लोन राउनी आया है हमारे यहाँ, पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन था इंडिया में आने वाला, इंडिया और बेसिकली आपका बे ऑफ बंगाल में। तो पहला सवाल ये उठता है कि भाई साहब ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि साइक्लोन जब भी आता है तो उसका सेंटर जो होता है, ये साइक्लोन है तो उसका सेंटर जो होगा ना ये लो प्रेशर होगा, ठीक, ये बात क्लियर होगी। लो प्रेशर होने का मतलब कि यहाँ पे हीट काफी ज्यादा पड़ी है और यहाँ का पानी भाप बन के ऊपर उठने लगा है, ठीक है, वेपर बन के ऊपर उठने लगा है। अब जब ये भाप बन के ऊपर उठा है तो आप सोचिए कि इसमें भाप है ना, वेपर है ना, ये वेपर है, इसका मतलब ये कंडेंस होगा, मतलब ये भाप से पानी बनेगा। जब कंडेंस होगा तो कोई तो हीट जाएगी ना भाई। पानी आप गर्म करते हैं तो उसकी हीट अलग होती है और जब वो वेपर बन जाता है तो उसकी हीट ज्यादा हो जाती है। तो जब वेपर से ये टुकड़ों में डिवाइड होगा, जब बारिश की बूंदें बनेंगी तो लेटेंट इससे हीट कुछ निकलेगी, रिलीज होगी भाप से, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब जैसे भाप निकलेगा, जो लेटेंट हीट आई है, जब ये कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे बन जाएंगे तो जो भाप से लेटेंट हीट हमारी निकली है वो उसको और लेके ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर है, एनर्जी है, वो भाप को और ऊपर लेके जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये भाप की तरह ऊपर जाती है और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जो लेटेंट हीट है, जैसे ही हमारा ये जो साइक्लोन, जो हमारी हवाएं उठी हुई है ऊपर की तरफ, जैसे ही ये कट ऑफ हो जाती है हमारे ओशन से, तो उसके पास तो एक ही सोर्स बचा ग्रो करने के लिए, वो है लेटेंट हीट। जहां तक ये लेके जा सकती है वहां तक ये
जाती है। इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में कुछ हमारी परिभाषाएं यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे इंटेंस डिप्रेशन बनता है और वेरी लो प्रेशर होता है। और जो इसका आई होती है ना, आई आपने देखा होगा, आई ऐसे से घूमता रहता है ना पूरा, कभी भी आप साइक्लोन गूगल पे डाल देखना ऐसे से घूमते हुए दिखाई देगा, तो वो आपको आई की तरह दिखती है, आग की तरह दिखती है। तो बड़ा कोर होता, जो उसका आई होती है बड़ा वार्म होती है, और प्लस आई हमेशा क्लियर होती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, उसकी जो आंख होती है बड़ी क्लियर होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसमें टोरेंटियल रेन होगा और वायलेंट बहुत ज्यादा आपको क्लाउड होगा। दोस्तों कहीं कहीं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये टाइप करते वक्त हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, प्लीज पार्डन मी। और उसकी आई हमेशा बहुत क्लियर रहेगी, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, जो चीज हमारी, मान लीजिए हमारा ओशन से यहाँ पे बहुत इंटेंस लो प्रेशर बना हुआ है, और जब ये चीज ऊपर जा रही है, ओके, जब ये ऊपर जा रही है तो ये कूलिंग हो रही है, ठीक। ये कूलिंग जो हो रही है ना, एडियाबैटिकली कूलिंग होती है, बस ये एक्सपेंशन हो जाता है। ये जो गर्म हवा गई ये चारों तरफ फैल जाती है, उसकी कूलिंग हो जाती है। ये होता है बेसिकली हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरह से आते हैं। अब देखिए कुछ हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो हरिकेन हमारा जो आता है नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में आता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में आता है, साइक्लोन इंडियन ओशन में आता है। और जो पीक सीजन है इंडियन ओशन में आने के लिए मई और सितंबर होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मई में हमारा क्या होता है, सन जस्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाने वाला होता है। नहीं, यदि हम अर्थ को बनाएं तो देखिए ये हमारा यदि इक्वेटर है, और ये यदि हम इसकी बात करें 23.5 एंड 23.5 साउथ, ये हमारा इक्वेटर हो गया। और ये इसको बात करें हम साउथ की, और ये करें नॉर्थ की, तो जून में 21 जून को कहाँ पे होता है सन, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो मई में कहीं यहाँ पे होगा ना सन हमारा। बेसिकली सन तो मूव नहीं करता, टिल्टेड है अर्थ, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम इसको बस रिलेटिवली जानने के लिए लेके चलते हैं कि सन मूव करा, सन मूव नहीं करता भाई, अर्थ टिल्टेड है इसलिए ऐसा होता है, ठीक, अपने एक्सिस पे। तो मई में कहीं यहाँ पे होगा, और जून जुलाई अगस्त सितंबर में कहीं यहाँ पे होगा इक्वेटर के पास में। देखिए दोनों टाइम पे हमारा ये नहीं लग रहा है कि हमारा जो सन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहां पे उस गर्मी तो मिलेगी और पानी वेपर बनकर ऊपर उठेगा। तो ये रीजन है हमारा मई और सितंबर में आता है। आगे आते हैं। अब देखिए बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में कि हरिकेन आप देख लीजिए कि आप अटलांटिक ओशन में और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आ रहा है। ये दिख गया आपको, लाल लाल जो आपको चीजें दिख रही होंगी वो बेसिकली साइक्लोन है। साइक्लोन मतलब इंडियन ओशन में जो अपना साइक्लोन आता है उसका नाम ही हमने साइक्लोन रख दिया है। और जो आपका पैसिफिक ओशन में आ रहा है आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में पैसिफिक ओशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, अब टाइफून बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए जो रीजन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा कि क्यों आता है, रीजन क्या है, क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस पे रिसर्च चल रही है, अभी तक बहुत क्लियर डाटा हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिस पे ये साइक्लोन बनता है। पहली कंडीशन, वाटर का टेम्परेचर ओशन में 26.5 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए 50 मीटर की डेप्थ पे। पहला रीजन। रैपिड कूलिंग होनी चाहिए, हाइट जैसे ही ऊपर जाए, रैपिड कूलिंग हुई तभी तो लेटेंट हीट बाहर निकलेगा, तभी तो वो बादल को और ऊपर लेके जाएगा। दूसरी चीज, ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, लोअर और मिड ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आपको 10 से 12 किलोमीटर जो हमारे जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ 10 से 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है, तो इतनी तो हीटिंग चाहिए ना हमें, ताकि ह्यूमिडिटी क्या करेगी, ह्यूमिडिटी उसको और फेवरेबल कंडीशन बनाएगी। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट उससे निकलने की संभावना होगी जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एक ही ड्राइविंग फोर्स है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो है लेटेंट हीट, और जितनी मॉइस्चर होगी उतना फेवरेबल कंडीशन होगा। और लो अमाउंट ऑफ विंड होना चाहिए। क्यों? धीरे धीरे हवा बहनी चाहिए। ज्यादा तेजी से बहेगी तो उड़ा के लेके चली जाएगी ना भाई, तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए जो लोकेशन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये कहां पे होता है। बेसिकली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आते हैं, बट 87% जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है 20 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे ही बनता है ड्यू टू कोरियालिस फोर्स, ठीक। और सबसे ज्यादा इंटेंस होता है अटलांटिक ओशन में, और उससे ज्यादा जो इंटेंस होता है अटलांटिक ओशन में उससे ज्यादा ईस्टर्न पैसिफिक में। तभी देखते हैं ईस्टर्न पैसिफिक में क्या होता है, दिक्कत कट जाती है जब ये साइक्लोन आता है तो। और ITCZ, ओके,
जो ITCZ हमारा जोन है 0 से 5 डिग्री या 10 डिग्री नॉर्थ ले लीजिए, 0 से 10 डिग्री या 5 डिग्री साउथ ले लीजिए, यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता। ये हमेशा सवाल पूछा जाता है साइक्लोन क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बहुत लो होता है, तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हमारा होता ही नहीं। अब देखिए अगला टॉपिक है एशियन वाटर बर्ड सेंसर डाटा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अलॉन्ग विद द वेटलैंड इंटरनेशनल। इन लोगों ने डाटा निकाला है। बेसिकली 1987 में चिड़ियों को गिनने का एक प्रोग्राम चलाया गया था और ये गिना जाता है जनवरी पीरियड में, क्योंकि नॉन ब्रीडिंग पीरियड होता है जनवरी, ठीक है। और ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस जो हुआ था वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है ये बेसिकली। और इसमें जो टर्न ग्रुप की हमारी चिड़िया है ये बहुत तेजी से हमारी डिक्लाइन कर रही है। और जैसे रामसर लिस्ट की बात करें तो अस्टाई मोडी, ओके, बेम्बा, नड लेक, कोल वेटलैंड ये हमारे आते हैं बेसिकली किसमें, रामसर लिस्ट में लिस्टेड है। आपको पढ़ाया मैंने इकोलॉजी में बहुत तगड़े से। संगाई ब्रो हमारा एक डियर है, बेसिकली ये मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है। अब साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि इसको जरा ओके एक सेतु प्रोग्राम में अपनाया जाए। एक सेतु मतलब होता है कि दूसरी जगह पर ले जाकर इसको प्रिजर्व या कंजर्व करा जाए, ये बात होती है, क्योंकि इनका नंबर बहुत तेजी से घट रहा है। तो रीजन क्या दिया साइंटिस्ट ने, इन्होंने बोला कि भाई जो लोकटक लेक है और मार्सी वेटलैंड यहाँ पे जो केबुल लैम्जो एंड फ्लोटिंग बायोमास की जो लोकटक लेक में मार्सी वहाँ पे दलदली जमीन हो गई और काफी ज्यादा वहाँ पे बायोमास हो गए, तो ये हैबिटेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये डियर की, ठीक है। मार्सी हो गई है, बहुत ज़्यादा घास फूस जमा हो गई है, तो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं कि भैया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्या है, क्यों कर रहे हैं इंटरलिंकिंग। तो पहली बात पता है कि हमारे यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, ठीक है। कहीं हमारा राजस्थान पानी के बिना मर रहा होगा तो वहाँ आसाम में बाढ़ आई होगी, बिहार में बाढ़ आई होगी, ऐसे साउथ में भी ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी। तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरबेसिन इनइक्वालिटी है पूरे इंडिया में। ब्रह्मपुत्र में यदि 13,000 क्यूबिक हमारा पानी है तो वही माही बेसिन की बात करें तो 260 क्यूबिक बेसिन है। माही एक ऐसी रिवर है जो हमारी ड्रेन होती है रैन ऑफ कच्छ में, ठीक है। तो ये 260 क्यूबिक बेसिन है, तो ये इतना फर्क है पानी को कैरी करने कैपेसिटी को। और यदि ऐसा लिंक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा बूस्ट कर देगा पर कैपिटा वाटर इनकम को इंडिया में, ठीक है। और यदि इनको इंटरलिंक कर दिया तो आंध्रा से बड़ा स्टेट भी होगा तो उसे हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम तो ठीक है बढ़िया, हमारा ड्रॉट भी हो जाएगा, पानी भी आ जाएगा, पी भी लेंगे, मछली भी मार लेंगे, नहा भी लेंगे, धो भी लेंगे, सारा काम कर लेंगे, भैंस भी उसमें कर देंगे लालू जी के साथ। तो बात यह है कि अच्छा होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है। तो इसके अगेंस्ट में जरा देखते हैं कि जब आप कभी भी इंटरलिंकिंग करेंगे, कैनाल बनाएंगे, डैम बनाएंगे, उस पर लिंकिंग करने के लिए तो कम से कम 15 लाख लोगों को रिहेबिटेट करना पड़ेगा और इसकी कॉस्ट आएगी 11 लाख करोड़ रुपए, ठीक। उसके बाद दूसरी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम यह है कि लेस फ्लो ऑफ वाटर टू सी। अब पानी यदि आपने इंडिया में यूज कर लिया तो बे ऑफ बंगाल में कहां से जाएगा, ठीक है, ये इशू आएगी। जिससे कृष्णा रिवर की आप बात करें और यदि उस पर मेजर और मीडियम रिजर्वायर बना दिया जाए तो ऑलमोस्ट नो वाटर टू गो इन द सी, लो रेनफॉल ईयर, मतलब कि जब लो रेनफॉल हमारा ईयर होगा तो वहां पे कोई पानी जाएगा नहीं समंदर में, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उससे क्रिएट होगी, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि जो पानी आप जोड़ देंगे तो हमेशा जिंदगी भर आता रहेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, पहले पानी इंक्रीज करेगा फिर पानी डिक्रीज करेगा, ओके। वाटर लेवल हमारा पहले इंक्रीज करेगा फिर हमारा वाटर लेवल हमारा डिक्रीज करेगा। तो बात ये है कि अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारे सारा ग्लेशियर तो पिघल जाएंगे, तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, हम वर्षा पे हमारे डिपेंडेंट रिवर हो जाएंगे। तो ये बहुत सस्टेनेबल तरीका तो नहीं है, लेकिन जब तक कर सकते हैं तो करते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड ये है कि भैया देखो जो हमारे पुराने लोग करते थे ना वाटर कंजर्व करने के लिए, यही करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमारा वाटर इफिशिएंट मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, कई बार मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद कैनाल वाटर को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भाई सूखा पड़ रहा है और गन्ना बो रहे हो हैं, ठीक है, शुगर केन बोल रहे हो, शुगर केन गन्ना काफी वाटर इंटेंस फसल है, तो वहां पानी कहाँ से लेके आओगे आप। अब तुम लेके चलो खेती करूंगा राजस्थान में मैं चावल की, तो कर पाएंगे खेती, नहीं ना। तो उसी को बोलते हैं सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न, कि कम से कम जिस हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम क्रॉपिंग करें और इफिशिएंट इरिगेशन लगाएं, ये हमारा काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या हमारा इंपैक्ट पड़ेगा यदि हम केन बेतवा को जोड़ते हैं। केन और बेतवा जो रिवर है बेसिकली हमारा, इसको हमें जोड़ने का प्लान चल रहा है। तो केन बेतवा को
ये क्या है कि वहाँ पे देखो एक ड्रॉट रीजन आता है, बुंदेलखंड रीजन, और यहाँ पे बेसिकली हम डौढन डैम बनाना चाह रहे हैं जिसकी ऊंचाई 288 किलोमीटर है। अब जो सरप्लस वाटर है केन से वो बेतवा में जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वहीं पे हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे टाइगर का रिजर्व है। अब यदि आप वहाँ पे ऐसा कर दें तो टाइगर को प्रॉब्लम आएगी। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ये बोला कि नहीं, कैनाल जो आप बनाएंगे इसको जोड़ने के लिए वो हिंडर नहीं करेगा टाइगर के मूवमेंट को, और यदि कोई जमीन टाइगर पन्ना रिजर्व की जाती भी है इसमें बनाने के लिए तो इसको कहीं और कंपनसेट किया जा सकता है लॉस को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बोला गया कि बहुत बेनिफिट भी होगा कि बहुत सारी घास फूस उगेगी, तो हर्बीवरस बहुत ज़्यादा वहाँ पे होंगे तो वो टाइगर्स और वल्चर्स के लिए बेनिफिशियरी होंगे। जो लोकल मांस खाते हैं तो हिरन और ज़्यादा उगने लगेंगे और वो लोग ज़्यादा खाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस रीजन पे यदि इसको जोड़ देते हैं केन बेतवा को, 70 लाख लोग इससे बेनिफिशियरी होंगे, ठीक है। और पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली एमपी में है और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में तब आया था जब टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम हम चला रहे थे, और इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बोल दिया गया है। अब देखिए बात ये 1998-99 के इर्द गिर्द में जब हमारा हुआ था कारगिल युद्ध, तो उस समय कुछ थे हमारे भैया, देख लो फोटो देख लो आप, ब्राउन बियर, ठीक है, ये ब्राउन बियर भाग गए गोली की आवाज़ सुनकर, ठीक है, और ये कारगिल वार में बहुत ज़्यादा लॉस हो गए हमारा को। अभी तक कोई हमारा हिमालयन पे उस रीजन में ये ब्राउन बियर हमारा स्पॉट नहीं किया गया था, लेकिन अभी ये स्पॉट किया गया है कारगिल रीजन में, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में भी आता है। अब देखिए एक हमारी स्पीसीज आई है व्हीट ब्लास्ट डिसीज आई है बांग्लादेश में, जहाँ पे मतलब गेहूं बोओ तो रोग लग जाता है, 75% यील्ड खत्म हो गई इसकी वजह से। तो क्या प्रॉब्लम इंडिया को आएगी? नहीं यार, इंडिया को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा व्हीट तो नॉर्थ वेस्ट में होता है, पंजाब और हरियाणा में बोया जाता है। हाँ, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है व्हीट के मामले में, तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा ही नहीं उससे। और हाँ, एक सतर्कता ये बरत सकते हैं कि जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे लोगों को बोल दें कि भाई अब व्हीट ना वो जाके बीमारी हमारा इंडिया में इंटर न करे, तो ये हमारी सोल्यूशन है। इसके बाद देखिए वाइल्ड ऑरेंज है, बेसिकली ये मेघालय में एक सिट्रस फूड है, और जितने भी सिट्रस फूड है उनका एंसेंटर सही है। तो अभी तक तो नहीं मिला था इंडेंजर्ड स्पीसीज, लेकिन अभी कहीं ये वाइल्ड ऑरेंज आप देख सकते हैं पीला पीला ये आ गया सिट्रस फूड, ये काफी काम की चीज है। उसके बाद देखिए ई वेस्ट का जो प्रोडक्शन है हमारे इंडिया का 5th लार्जेस्ट है। हम 12% टेलीकॉम कर रही है, 25% मोबाइल कर रही है, 95% हैंडल्ड बाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर कर रही है। अब देखिए मिसाइल इनोवेशन की यदि बात करते हैं तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन डर्बिन COP21 में ये लॉन्च हुआ था, ताकि हम क्या करें कि क्लीन एनर्जी को करने के लिए हमें पहली बात तो इनोवेशंस करनी पड़ेगी। अब सोलर पैनल तो बनाना पड़ेगा ना, उसके साथ कैसे फिक्स किया जाए ये करना पड़ेगा, कैसे एंटरप्रेन्योर उसको बनाया जाए ये करना पड़ेगा। तो सारी चीजें करने के लिए हमारा मिशन इनोवेशन लॉन्च हुआ था। अब देखिए यदि आप ब्रेड खाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसमें मिलाया जाता है 2 चीजें, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमेट। अब ये क्या हो गया कि ये यूएसए में बैन हो गया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है लोगों को। कैंसर होने की वजह क्या है? क्योंकि ये 2 चीजें मिली हुई हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमेट। अब FSSAI ने बोला है कि नहीं, हमको पता नहीं था अभी तक, तो यदि ये चीजें इसमें जाएंगी तो मैं बैन लगाऊंगा। लेकिन कितने अच्छे हैं ब्रेड के जो लोग काम करते हैं, वो सबने एक अपना ग्रुप बनाया और बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोग खुद लगा देंगे, हम लोग इसे डालेंगे नहीं इस चीजों को। और देखिए जरा वो 12 सिंगर टाइप का लग रहा है, उसका नाम हंगूल है, ठीक है। अब रेयर कश्मीर डियर में सुन बी एक्सटिंक्ट। अब जो हंगूल है वहाँ पे एक्सटिंक्ट होने वाला है। क्यों एक्सटिंक्ट होने वाला है मेरे भाई? बेसिकली श्रीनगर में एक हमारा नेशनल पार्क है जिसका नाम है डस्सी गैम नेशनल पार्क, ठीक है, डस्सी गैम नेशनल पार्क है वहाँ पे। क्यों होने वाला है? क्योंकि वहाँ पे ऊन की खेती ज्यादा हो रही है। ऊन की खेती बोले तो कि फुल फ्लेज गवर्नमेंट रन कर रही है, सीप की ब्रीडिंग हो रही है उन पार्क में, जहाँ डस्सी गैम नेशनल पार्क है वहाँ पे सीप की ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और वो सीप की ब्रीडिंग होने से क्या हो रहा है कि वहाँ से बैक्टीरिया निकल रही है जो उनको अफेक्ट कर रही है, ठीक। जो का फीटस है हंगूल का उसको कर रही है, इसलिए कोई बच्चा ज्यादा अच्छे से पैदा नहीं हो पा रहा है या मर जा रहा है। और सिक्योरिटी फोर्स है, टूरिज्म फिशरी, ये उसको परेशान कर रही है। तो हंगूल इसलिए एक्सटिंक्ट होने वाले हैं जल्दी से। यदि कल्चर की बात करते हैं, अब कल्चर की बात कर लेते हैं, जो एक मड पैलेस है जो कर्नाटका में है, उसको रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपया कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है। महाबोधि टेम्पल जो है हमारा, महाबोधि टेम्पल बोध गया में, यहाँ पे निर्वाणा हुआ था, एनलाइटमेंट, और बैसाख पोया बुद्धा से रिलेटेड है। और पूर्णिमास जो कि वैसेस्का इन हिंदू कैलेंडर, उसको हम उनकी चीज़ों को भी हमने इंक्लूड किया है, बुद्धा की चीज़ों को भी इंक्लूड किया है। फर्स्ट टेम्पल इसको अशोका ने बनवाया था, लेकिन अभी जो टेम्पल है हमारा वो गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। महाबोधि टेम्पल हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। देखिए बहुत अच्छा काम किया गया, भारतवाणी पोर्टल बना दिया गया। भारतवाणी पोर्टल में ये बनाया गया कि जितनी भी 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं इसको एक पोर्टल पे डाल दिया गया,
करके। अब एक पोर्टल पे आपने 22 लैंग्वेज को डाल दिया, देखिए मतलब आपने लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर दिया मतलब रिसर्च प्रोग्राम हमारा आसान हो गया, ठीक है। सिंगल पॉइंट आपने एक जगह पे डाल दिया। अब ये क्या होगा कि आप यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, ये काम कर रही है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर, इस पे काम कर रही है। अब देखिए सिग्निफिकेंट क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन भी तो हुआ, 22 लैंग्वेज को एक जगह पे आपने डाला, मतलब 22 जगह की चीजों को आपने एक जगह बांध दिया, नेशनल इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। और ये हमारा गैप भी ब्रिज हो रहा है जो हमारे डिजिटल और लैंग्वेज डिवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इसको अच्छी तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं इन फील्ड में, ओके। अब देखिए एक नरिकुरवा ट्राइब है तमिलनाडु में, ये बेसिकली जब अंग्रेज थे तो इनको क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट में डाल दिए थे। इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हंटिंग है, और इससे हमें देखा जा सकता है कि कितना काम हमारी गवर्नमेंट ने करी है तमिलनाडु में, कि वहाँ का एक लड़का इंजीनियर बन गया बहुत दिनों बाद, एक ही पहला बच्चा है। और जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ तो उसको क्रिमिनल एक्ट से हटा दिया गया था, और आज उसका रिजल्ट ये कि बच्चा इंजीनियर बन गया है। ये हमारी बात है। कुछ IIT खड़गपुर के लड़के ये बोल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया नहीं, जो हमारी सिविलाइजेशन है 5000 साल पुरानी नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है, ठीक। रिसर्च क्या कर रही। अब देखिए जो हमारा नास्टिलिक स्क्रिप्ट है हमारा कश्मीर का, ये डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि उर्दू वहाँ पे ज़्यादा बोली जा रही है, इस वजह से ये डिक्लाइन हो रही है। उसकी वजह से ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात करें तो एक वर्क फ्री फाउंडेशन है, इसने देखा कि इंडिया में 18 मिलियन स्लेवरी है, चाइना में 3 मिलियन है, पाकिस्तान में 2 मिलियन है, ये स्लेवरी है, ठीक है। स्लेवरी का मतलब ये होता है या तो आप किसी काम करवाते हो पैसा नहीं देते हो, ठीक है, या देते हो तो उतना देते हो जितना मैंडेट है चाहिए उनको, इस तरह स्लेवरी हमारे इंडिया में भी है। अब देखिए रेड फ्लैग जो हमारा एक एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड US एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज अलास्का में हुई है, और डेजर्ट ईगल की बात करें तो इंडिया UAE के बीच ये हुई है हमारी बातें, एयर एक्सरसाइज हुई है। मुगाओ केव की बात करते हैं। मुगाओ केव बेसिकली चाइना में है, ये डोचन रिवर के पास में है, ये वर्ल्ड हेरिटेज हमारी साइट है। डोचन रिवर आप याद रखें कि ये हमारा मिलता है चाइना में, उसी के पास मुगाओ केव है। बेसिकली ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है हमारी चीज़ें। अब देखिए जो हमारे पी नोट, सब आप लोग पता होगा, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो पी नोट में ये होता है कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, इसमें कोई यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है, लगाना चाह रहा है, तो अब मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूँ, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मैं एक पार्टिसिपेटरी नोट होता है कि ये मुझे कुछ पैसा देगा और इसका पैसा भी मैं लगा दूंगा सेबी में, स्टॉक मार्केट में। तो सेबी हमारे पास यहाँ पे है, ये जो पी नोट वाला पर्सन है ये रजिस्टर्ड नहीं होता है वहाँ पे, तो यहाँ से ब्लैक मनी खूब भर भर के इस कंपनी के थ्रू लगाई जाती है, ये ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इससे अवॉइड करी जाती है, ठीक है। तो इसमें बोला ये है, अब सेबी ने ये बोला कि नहीं भाई, आप पार्टिसिपेटरी नोट आप लेके आएंगे तो आपको नो योर कस्टमर KYC करना पड़ेगा, हमें कस्टमर को तो जानना पड़ेगा, ताकि हम, और केवल पी नोट ही नहीं, ओवर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट जो है ODI, ये भी पे आपको KYC करना, मतलब कि नो योर कस्टमर, ताकि पता चले कौन पैसा लगा रहा है, ब्लैक का व्हाइट तो नहीं हो रहा, इस तरह से बात करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक क्या था, कोई आइडेंटिटी हमें नहीं लेनी पड़ रही थी, कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ रही थी, लेकिन अभी ये है कि अब करना पड़ेगा हमें। अब देखिए सेंटर ने प्रिपेयर किया है कि वेटलैंड जो इकोसिस्टम है, जो सेंटर का ग्रुप है, इसको हटा दिया जाएगा, जो सेंट्रल अथॉरिटी है जो वेटलैंड इकोसिस्टम को देखती है, इसको हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा भाई? क्योंकि जहाँ पे वेटलैंड है हमारा, बेसिकली वेटलैंड हमारा इनलैंड भी है और आउटर में भी है, तो इनलैंड में काफ़ी ज़्यादा है, आउटर में थोड़ा कम है, ठीक है। वेटलैंड इकोसिस्टम की बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है वो 5 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कि यदि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, आप समझ गए, आप 5 टाइम्स ज़्यादा, कितना भी घना जंगल उससे ज़्यादा ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है हमारा वेटलैंड इकोसिस्टम। लेकिन इससे हमारा डेवलपमेंट करने में हो रही है प्रॉब्लम, तो सेंटर करिए कि इसको हटाओ और इसको चीफ मिनिस्टर के अंदर दे दो, स्टेट को दे दो। अब स्टेट को देने मतलब कुछ नहीं कर सकते आप उसमें, काटो पीटो जो भी करना करो। तो डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं हमें निछावर कर रहे हैं अपने वेटलैंड इकोसिस्टम को, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, अब मई का करंट अफेयर्स हो गया है खत्म, अब करेंगे कल से जून का करंट अफेयर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।